नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। चलिए दोस्तों, एक नई कहानी शुरू करते हैं। बड़े अफसर की माँ। बड़े अफसर की माँ थी कमला। उसका बेटा पूरे 60,000 रुपए माहवार पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते गुलाबी बैंगनी नोट बहू को सौंपता, तो दूर बैठी कमला की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थी। उसकी छाती दोगुनी हो जाती और सिर गर्व से आसमान छू लेता था। शुरू-शुरू में 2-1 बार रवि ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े-बड़े नोट उसकी हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला बंद हो गया। बहू को यह पसंद नहीं था। बहू ने रवि से कहा, महीने के महीने ये क्या ड्रामा किया करते हो रवि? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के हवाले कर दो। रमा, कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगा कर ही खुश हो जाती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में लाकर रखे। रवि ने माँ की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयास किया। तो दिया करो, मैं कब मना करती हूँ। लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फेरते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। रवि चुप हो गया था, लेकिन कमला ने बहू की आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी। इसलिए व्यर्थ के कलेश से घर को बचाने के लिए उसने इस क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया था। कई महीनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर जोर मारा था, या संयोग मात्र था कि रवि पगार लेकर आया था और बहू घर पर ना थी। मातृभक्त बेटा 100-100 के नोटों की 5 सील बंद नई गड्डियां माँ की झोली में डाल आशीर्वाद की आस में उनके पास बैठ गया था। ऐन मौके पर बहू आ गई और माँ ने अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने एहसान सा जताते हुए रुपए लेकर अलमारी में पटके और उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खिंचा हुआ सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। रवि कहे कि पूरे 50,000 हैं, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि 1,000 रुपए कम है। रमा, रुपये कैसे कम हो सकते हैं? मैं पूरे 50,000 संभाल कर लाया था। आश्चर्य ही कर सकते हैं। बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। रवि तो आंखें नीची कर अपने दफ्तर चला गया, लेकिन माँ दिन भर मन ही मन रोती रही। खुद से आंखें मिलाने से भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रख दी और बात बढ़ जाने के भय से उसे मजबूरन थाली में रखी 2 रोटी खानी पड़ी, वरना इस घर का अब पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी उसकी। इतना बड़ा कलंक! जिस बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में धोना मांजना किया, तो किसी के घर में झाड़ू पोछा, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगल गया। धिक्कार है। कमला की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुप चुप देखकर रवि परेशान था। उसकी इच्छा होती थी कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वह खुद भी जानता था। इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस ही नहीं होता था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज में रमा से बात की, किंतु वह उसे कहाँ हाथ रखने देती। वह तुनक कर बोली, रवि, तुम्हारी माँ हम मेरी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ कि वह हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब इनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ाओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और ये बात भी आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूं गांव में? कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहां? मेरी परवरिश में बेचारी जिंदगी भर धूल फांकती रही, और आज जब उसके आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं, तो तुम कहती हो कि मैं उसे गांव में छोड़ाऊं? रवि ने रूखे स्वर में कहा। रवि, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो,
दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सैकड़ों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो? मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात तो तुम समझ नहीं सकते। मैंने यह तो नहीं कहा कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ाओ। महीने 2 महीने की बात है। अपने साथ की औरतों में रहेगी तो मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी। रमा ने समझाते हुए कहा। सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। कमला तो इस बंधन से मुक्ति चाहती ही थी। उसके हाँ करने पर रवि ने भी तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई बुहारी की गई। अकेली बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आस पड़ोस की पोती नातिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के 2-4 पुराने बर्तन घर में थे ही। शेष कमी रवि ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास तस्तरी लाकर पूरी कर दी। पिछले पाड़े में बिमला काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। रवि और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे हुए बैठे थे। क्यों रे रवि, आज गांव की राह कैसे भूल गया? बिमला काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसा भी क्या बात है काकी? अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है भला? आज काकी की याद आई तो मिलने चले आए। रवि ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों ना लाए? देवर जी, हम भी तो देखते एक नजर। सुना है बहुत खूबसूरत है। ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़ी ही सुनोगी भाभी। वह खूबसूरत है, इसलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही बताएंगे। रवि ने उत्तर दिया। इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आए कि गांव में कहीं धूल मिट्टी में मलिन ना हो जाए। भाभी ने व्यंग किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी। ऐसी खूबसूरत घर वाली रोज रोज तो मिलती नहीं। ऐसी अनमोल चीज तो संभाल कर ही रखी जाएगी, या नहीं? तब वह गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रखियो, 7 पर्दों में। भाभी तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है। बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को तो शीश महल में ही रखा जाना चाहिए। अगर ताजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले दो तो शीश महल मैं बनवा दूंगा। बेटा रवि, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है। कितनी पगार मिलती होगी तुझे? बिमला काकी को जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है काकी। वह गंभीर हो गया था। तो भी बेटा, 50,000, 60,000, लाख। वह अब बड़े अफसर का वजन तोलने लगी। कट कटाकर सब यही कोई 40-50,000। काफी कंजूसी करके बताया उसने। 40-50,000? देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी आश्चर्य से बोली। यह कोई ज्यादा है भाभी। शहरों के खर्च तुम जानती नहीं। इतने में 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है। रवि ने विवशता दर्शाई। देवर जी, तो इसीलिए बुढ़िया माँ को गांव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग किया। भाभी, 2 घर होने से तो खर्चे दुगने हो जाएंगे, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास सी थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। रवि ने स्पष्टीकरण तो दिया, पर भाभी का व्यंग उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने बात तो खरी कही है रवि। जिसका मन अपने बेटे पोतों से ना बहले, वह दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी? बेटा तू पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है। हम गंवार तुझे क्या समझाएं? मगर बेटा, बेचारी कमला ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। कभी उसकी आत्मा मत दुखाना। बिमला काकी ने भरे गले से कहा। माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है काकी? मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। मैं भी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। रवि ने उत्तर दिया और प्रसंग बदलकर खेती बाड़ी की बातें करने लगा। फिर इधर उधर की कुछ बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। रवि भी जाने की तैयारी में था। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 1,000 रुपये थमाकर विदा ली। माँ ने भी बेटे को हिदायत दी
कि वह उसकी नादान बहू और मासूम पोते का ध्यान रखे। बहू से कहे कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ साथ मथा हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुणकारी होता है। संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 1000 रुपए देकर गया था रवि, और माँ को उन 1000 रुपयों में पूरी गृहस्थी जमानी थी। लेकिन खूब खींचतान करके भी वह दूध के लिए केवल 100 रुपए ही बचा पाई थी। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल भाजी की रोज कहाँ जरूरत है, वह सोचने लगी। सुबह चाय तो वह बनाएगी ही, उसके साथ 2 रोटी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव आध पाव सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्ची के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा लगवा कर 1000 रुपये दे गया। सुबह के वक्त एक पाव दूध लेने में ही 450 रुपये की उधारी चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता था, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं? आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने। वह अस्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 600 रुपये हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 200 रुपये में उसने 2 किलो आटा और थोड़ा थोड़ा नमक मिर्ची लिया। डिबरी में 10 रुपये का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वह संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठी भगवान के भजन करती रहती। शुरू शुरू में कुछ दिन बूढ़ी बडेरी औरतें और नाती पोतियां उसके पास आकर बैठ जाती थी, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर कमला ने अपने चेहरे पर कभी सिकन नहीं आने दी। अंधेरे का हिस्सा बनी वह अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। माई, भूखे लाचार को एक रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। कमला जैसे गहरे कुएं से उभरी। इस मोल बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी एक रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर के पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। कमला ने आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं एक चौथाई टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से कमला के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजदूरी पर जाने का विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में आ लिपटी और वह पानी पीकर चुप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट कमला डाकी के इंतजार में अपने छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे झबरू पर उसकी नजर पड़ी। कुत्ता ने जाने कहाँ से एक रोटी उठा लाया था और सूने आंगन में बैठा आराम से रोटी खा रहा था। कमला दबे पांव चूल्हे के पास गई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक हुए हमले से घबरा कर कुत्ता रोटी छोड़कर भागा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी वह रोटी उठाने का साहस न कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू फूट पड़े। वह निढाल सी अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नज़र सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाके के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी। कमला अपने छप्पर में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में गंगा जमुना समाई हुई थी, किंतु दूर खड़े जबरों की आंखें चूल्हे के पास आंगन में पड़ी रोटी पर जमी थी। कमला चारपाई पर निराश हताश सी बैठी कभी जबरू को तो कभी दूर पड़ी रोटी को देख रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह गले में फंदा डालकर छप्पर में ऊपर लगी बल्ली से झूल जाए, किंतु बड़े अफसर बेटे की मर्यादा उसे न मरने दे रही थी और न ही जीने। वह सिर्फ चुपचाप बैठी रहने पर विवश हो गई थी। उसने रोटी की ओर से ध्यान हटाकर घड़े में से एक गिलास पानी भरकर पीना चाहा, किंतु 2 दिनों से खाली पेट में पानी नीचे उतरने के बजाय गले में ही अटक गया और उसका दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर छटपटाने
और सीने को सहलाने के बाद उसे सांस आया तो वह निढाल होकर चारपाई पर पड़ गई। थोड़ी देर में ही उसकी आंतड़ियां फिर कुलबुलाने लगी। तो उसने उठकर आटे की हंडिया उघाड़ कर देखी। कुछ आटा हंडिया में इधर उधर चिपका हुआ था। उसने हंडिया सिल्वर की थाली में झाड़ने का विचार किया, किंतु उसके हाथ जहां के तहां रुक गए और उसने झटपट गिलास का सारा पानी हंडिया में पलटकर उसे जोर जोर से हिलाया। पानी का रंग हल्का सफेद मटमैला सा हो गया। उसने कांपते हाथों से हंडिया उठाई और थरथराते होठों से लगाकर पल भर में सारा पानी अपने पेट में उड़ेल लिया। काफी देर वह वैसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी सांस से सांस जुड़ी तो उसने उठकर बाहर झांका। झबरू रोटी उठाकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचारों में डूब गई। वह सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया है, फिर भगवान उसे ऐसी सजा क्यों दे रहा है कि वह कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर खाने को विवश हो गई। हे भगवान, अभी आगे कैसे दिन देखने वाले हैं। 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं आया और उधार में भी कुछ मिलना बंद हो गया था। वह कल की चिंता से विचारों में डूब गई। बाहर से आवाज आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर है। कमला उठकर बाहर आई और सामने खड़े डाकिये को देखकर बोली, भैया इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी ऑर्डर लेकर आया है। मैं तो दाने दाने को मोहताज हो गई। अम्मा, मैं क्या अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर आता? कोई उधर से भेजेगा तभी ना मैं लेकर आ सकता हूँ। हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सच है। तुम अपने घर से थोड़े ही कुछ लेकर आओगे, ये तो भेजने वाले की नीयत पर भी है। दादी, पहले 50 रुपए ये दो, तभी मनी ऑर्डर मिल पाएगा। इस बार बैरंग मनी ऑर्डर आया है। बैरंग मतलब? बैरंग मतलब मनी ऑर्डर भेजने वाले ने वहां सरकार की फीस जमा नहीं की। जैसे कुछ लोग कोई भी कागज पर खत पाने वाले का नाम और पता लिखकर डाक में डाल देते हैं, तो खत पाने वाले को उसका सरकारी खर्चा चुकाना पड़ता है। इसी तरह बैरंग मनी ऑर्डर का खर्चा भी पाने वाले को भरना पड़ता है। लेकिन भैया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए तो मनी ऑर्डर इतने दिनों बाद पहुंचता है। अब जल्दी से 50 रुपए ये दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। भैया, मेरे पास 50 रुपए कहाँ, यहाँ तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। तो दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मैं भी मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ? तुम किसी से लेकर दे दो। मैं किससे मांगने जाऊं बेटा, जहाँ रुपये देने वाला कौन है? तुम ही 50 रुपये काट कर बाकी मुझे दे दो। मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए अम्मा? महीने में पगार मिलती है तो 4 पैसे हाथ में आते हैं। कितने दिनों से बच्चे नमक के साथ रोटी खाकर दिन निकाल रहे हैं। अच्छा, उसने निराश स्वर में कहा और लंबी सांस छोड़ते हुए फिर बोली, तुम यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले लेकर आती हूँ। लाओ, पैसे मुझे दे दो। पहले तुम 50 रुपये लेकर आओ, तभी मैं मनी ऑर्डर के पैसे दे सकूंगा। ऐसे कौन देगा बेटा, यहाँ किसी को किसी पर भरोसा कहाँ है। अच्छा तो यह होगा कि तुम मेरे साथ ही चलो और वहीं खुले लेकर बाकी मुझे दे देना। यह क्या बात हुई दादी, मुझे और भी बहुत से काम हैं। सरकार ने मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम मुझे सौंपा है। यह तो नहीं कहा कि मैं साथ साथ ही घूमता फिरूं। तो बेटा तुम ही कोई रास्ता बताओ, लाला भी मुझे पैसे क्यों देगा? वह तो बिना पैसे लिए एक मुट्ठी नमक तक नहीं देता, 50 रुपये कैसे देगा? ठीक है चलो, इतना टाइम तो नहीं है, मगर तुम्हारे लिए बेगार भी करूँगा। उसने एहसान सा जताते हुए दुखी स्वर में कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। कमला ने छप्पर का दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ लाला की दुकान की ओर चली। वह भी अपनी साइकिल घसीटते हुए उसके साथ चला। वह चल तो आगे रहा था, किंतु न जाने क्या सोचकर उसके पाँव पीछे पड़ रहे थे। दोपहरी में लाला दीवार के सहारे कोहनी लगाकर अलसाया सा बैठा ऊँघ रहा था। कमला को अनजान डाकी के साथ आया देखकर वह थोड़ा सीधा होकर बैठ गया और प्रश्नवाचक मुद्रा से उसे देखने लगा। लाला जी, 500 रुपये के खुले दे दो। हाँ हाँ, 500 क्या, 1000 का खुला ले लो। कहाँ है 500 का नोट? ये लो। साथ खड़े व्यक्ति ने जेब से 500 का नोट निकालकर लाला को दिया और दूसरे ही क्षण बोला, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ,
पहले मुझे 50 रुपये दे दो, बाकी इसे बाद में दे देना। ऐसी भी क्या जल्दी है भाई, मुझे नोट तो देखने दो, लाला ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा और नोट को ऊपर नीचे से बहुत ही ध्यान से देखने लगा। खूब आश्वस्त होने के पश्चात उसने व्यक्ति और कमला दोनों को बारी बारी से देखा और लकड़ी के गल्ले में से 50 का नोट निकालकर उसे दे दिया। व्यक्ति ने 50 का नोट जेब में डालकर अपने थैले से मनी ऑर्डर फॉर्म और इंक पैड निकालकर कमला का अंगूठा लगवाया और लाला के सामने गवाही के लिए फॉर्म आगे बढ़ा दिया। लाला ने मनी ऑर्डर की रकम देकर फॉर्म पर गवाही के अपने दस्तखत कर दिए। व्यक्ति सचमुच ही बहुत जल्दी में था। उसने झटपट मनी ऑर्डर फॉर्म और इंक पैड लेकर अपने थैले में डाला और तुरंत साइकिल पर सवार होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लाला ने धूप में गुमसुम खड़ी कमला को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा, कमला, तुम्हें भी कुछ लेना है? हाँ लाला जी, थोड़ा आटा दाल मिल जाए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आटा दाल ही क्यों, मिर्च मसाला और घी चीनी सब लेकर जाओ। बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। हलवा पूरी बनाओ। कहाँ का हलवा पूरी लाला जी, दाल रोटी ही मिल जाए तो भगवान का शुक्र है। आप सेर भर आटा दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और पास रखी बोरी में से आटा निकालकर तोला और कागज की थैली में डालकर अपने पास रख लिया। फिर टीन के डिब्बे में से दाल निकाली और एक पुड़िया बनाकर आटे के पास रख ली। वह घी तेल के लिए उसकी ओर देखने लगा, मगर उसे खाली हाथ देकर पूछा, घी के लिए बर्तन नहीं लाई? घी की दरकार नहीं लाला जी, आटा दाल ही बहुत है। तुम्हारी मर्जी। 50 रुपए का आटा और दाल के 20 रुपये, 70, और पिछले 220 रुपये, ये हो गए 290, और 50 रुपये खुले लिए, कुल मिलाकर 340 रुपये। पहले तो सेर भर ही आटा लिया था लाला जी, उसके 220 रुपये। लेने वाले को याद रहे ना रहे, लेकिन देने वाले को सब याद रहता है। तुम 2 बार आटा लेकर गई थी, दाल और मिर्ची मसाला अलग। दूसरी बार दिया कहाँ था लाला जी? मैं तेल डलवाने के लिए ढिबरी लेकर आई थी, तुमने तेल के लिए ही मना कर दिया था। उस दिन से आज तक मैं अंधेरे में ही बैठी हूँ। अच्छा किया तुमने याद दिलवा दिया, मैं तो एक बोतल घासलेट के पैसे भूल ही गया था। 340 और 50, 390। और मेरे बेटे दुलीचंद ने दूध के 170 रुपये भी दुकान के खाते में ही लिखवा रखे हैं। तुमने अभी तक दूध के पैसे भी नहीं दिए। कुल मिलाकर 560 रुपये हो गए। और हाँ, उसकी टाल से पिछले महीने 50 रुपये की लकड़ियाँ भी लेकर आई थी। 600 रुपये के उधार लेकर तुम तो आराम से बैठ गई, लेकिन यहाँ 2-2 रुपये के हिसाब के लिए घर में कलेश हो रहा है। इसलिए दुखी होकर हमने उधार खाता ही बंद कर दिया। कोई क्या क्या याद रखे, देने वाले तो सामान लेकर भूल जाते हैं। लाला जी, गांव में लकड़ी मोल लाने की जरूरत किसे है? मैं कभी किसी के खेत में जाती हूँ तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ बीन कर ही ले आती हूँ। वैसे मेरे घर में आग जलती ही कितनी है। देखो कमला, हम बड़े व्यापारी नहीं हैं। अपना पेट तन काट कर और बाजार में पहले रोकड़ा देकर सामान लाते हैं। 2 पैसे के लोभ में दिन रात भागते फिरते हैं और लोगों को घर बैठे उनकी ज़रूरत का सामान लाकर देते हैं। घर में दूध दही सब है, लेकिन हम अपने बच्चों को ना देकर लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। हमने तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें सामान उधार दे दिया, तो कौन सा जुर्म कर दिया? तुमने एक गाड़ी नरमे की सूखी संटियां घर में नहीं डलवाई थी? खा जाओ बेटे की कसम, और दुकान से सामान लेकर नहीं खाया, वह सब भूल गई? मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ लाला जी, मुझे सब याद है। लेकिन जितना आप बता रहे हैं, मैंने उतना सामान नहीं लिया। आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन 50 रुपये के लिए बेटी की कसम खाऊं, यह नहीं होगा। मनी ऑर्डर लाने वाले को तुमने खुशी खुशी 50 रुपये इनाम दे दिया, और हमारा आटा तेल लकड़ी और 2 महीने का इंतजार सब भूल गई। मैं किसी को क्या इनाम दूंगी? वह तो मनी ऑर्डर की फीस के पैसे थे जो रवि ने वहां जमा नहीं किए थे। इस बार उसने बैरंग मनी ऑर्डर भेजा था।
कमला ने स्पष्टीकरण दिया। क्या? बैरंग मनी ऑर्डर? हाँ लाला जी, उसने बताया कि रवि ने वहाँ फीस जमा नहीं करवाई थी, इसलिए सरकारी फीस मुझसे वसूल की गई। आपने भी तो मनी ऑर्डर देखा था और उसे 50 रुपये भी दिए थे। मनी ऑर्डर भी बैरंग होता है? यह तो पहली बार सुना है। यह रोज का डाकिया तो नहीं था? हाँ, था तो कोई दूसरा ही, मगर मनी ऑर्डर देकर गया है, इसलिए था तो डाकिया ही। हाँ, था तो डाकिया ही, मगर लगता है वह तुम्हें बावला बना गया कमला। बैरंग चिट्ठी तो सुनी थी, मगर बैरंग मनी ऑर्डर मैंने तो आज तक नहीं सुना है। भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे भले बुरे का ध्यान कहाँ रहता है। वह तो जानवर के जैसा हो जाता है। उसकी आंखों के सामने ही वह दृश्य उभर आया था, जब रोटी के लिए वह लकड़ी लेकर झबरू पर झपटी थी। लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि अब लाला उसे बावला बनाने का प्रयास कर रहा है। उसने रूखे स्वर में कहा, भूखे आदमी को कोई भी बावला बना सकता है लाला जी। उसे तो जिधर भी इच्छा हो उधर ही हाँक दो, ऊंची आवाज में जोर से डांट दो, उसे थोड़ा सा हड़का दो, दो डंडे मार दो, वह तो किधर भी मुड़ जाएगा। कमला, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन जब औलाद ही नालायक निकल जाए तो किसी का क्या जोर। तेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी नालायक औलाद का तो होना ना होना एक बराबर ही है। तू भी सब्र कर ले कि तेरा बेटा। नहीं लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वह तो लाखों में एक है। जरूर उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, वरना वह तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी शुष्क आंखों में आंसू उमड़ आए। मैंने उसे जिन दुखों से पाला है, वह कभी नहीं बोल सकता, कमला ने कहा। तभी तो 2 महीने तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, और आज भेजा तो वह भी बैरंग। ऐसा ही लायक होता तो अपने पास ना रखता। तेरी 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े उसे इतने भारी पड़ गए कि वह तुझे इस वक्त बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर चला गया। गांव के लड़के चाहे अनपढ़ हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के पास तो हैं। बड़े अफसर होने से तो ये अनपढ़ गंवार ही भले, जो सुख दुख में साथ हैं। क्या कहूँ लाला जी, मेरी किस्मत ही खोटी है, वरना मेरा रवि तो ऐसा नहीं है। शायद मुझ में ही कई कोई कमी होगी। जब से ब्याही आई हूँ, ऐसे ही जिंदगी बताई है। खुद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला है, और आज भी मैं अपने लायक तो कमा ही सकती हूँ। आटा दे दो तो मैं जाऊं, तेरी मर्जी। बाकी पैसे जमा कर लूं? तू भला कहाँ संभालती फिरेगी? उसने आटा दाल पकड़ाते हुए कहा। नहीं लाला जी, पैसे मुझे दे ही दो। ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी? जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो इस विचार से कहा था कि जब तुम्हें सब सामान यहाँ से ही लेना है, तो तुम्हारे खाते में लिख कर रखता हूँ। जब तुम्हें जरूरत होगी, सामान ले जाती। बात तो आपकी सही है, सामान तो मैं आपसे ही लेकर जाती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे हो तो जरूरत के हिसाब से सामान लिया जा सकता है। और रात बिरात हारी बीमारी में पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो हाथ में पैसे होने से किसी को तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी के 390 रुपये शाम को ले जाना, नहीं तो उधर से निकलते वक्त मैं देता आऊँगा। अभी खुले रुपये नहीं है, कल दुलीचंद दूध देने आएगा तो वह पहुँचा देगा। लेकिन लाला जी, मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। कैसी बात करती है कमला? अगर इस वक्त दूध घी नहीं खाएगी तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा? अब और कौन से बुढ़ापे की इंतज़ार करूँ लाला जी? यही रूखी सूखी खाकर निकल जाए तो भगवान का शुक्र है। दूध लेने की मेरी गुंजाइश नहीं है, आप मेहरबानी करो। ठीक है, अभी 50 रुपये लेकर जाओ, बाकी शाम को भिजवा देता हूँ, लाला ने कहा और उठकर दुकान के बीच के रास्ते से घर में जाने लगा। लाला जी, अब क्या और शाम का, आपको रुपये देने हैं तो अभी दे दो। हमने 2 महीने तक इंतजार किया और तुम्हें शाम तक का सब्र नहीं है? भरोसा रखो कमला, मैं दुकान खोलकर बैठा हूँ, गांव छोड़कर नहीं भागूंगा, उसने कहा और अंदर चला गया। कमला शेर भर आटा छाती से लगाकर खिड़की में से अंदर चले गए लाला जी को निष्प्राण सी देखती रह गई। दोपहर का सूर्य अपने प्रचंड रूप में तप रहा था।
जिसके ताप से दूर-दूर तक का मैदान अग्नि तरंगों से कँपकँपाता सा प्रतीत हो रहा था। हताश, निराश कमला डगमगाते शरीर से अपने घर की ओर चल पड़ी। लाला ने कमला के नाम आए बेरंग मनी ऑर्डर के 950 रुपए के हिसाब को 1.5 महीने तक खींचकर ऐसा समेटा कि बूढ़ी कमला एक दिन भी पूरी रोटी न खा सकी। जबरू का हिस्सा भी सिमट कर चौथाई रोटी तक रह गया, लेकिन वह मोहल्ले भर में भड़कने के बाद आखिर दादी कमला के आंगन में आकर ही बैठता था और डाके के इंतजार में गली के आखिरी छोर तक देखता रहता। लेकिन डाकिया ना आना था और ना ही आया। आज पूरे 1.5 महीने बाद कमला एक बार फिर लाला की दुकान पर पहुंची। लाला ने काम की व्यस्तता दिखाते हुए मिर्ची की बोरी झाड़ने के बाद उसे अपेक्षापूर्वक देखा। फिर कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या हुआ कमला, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ लाला जी, लेकिन तबीयत का क्या करूं, यह मेरा शरीर पीछा ही नहीं छोड़ता। कितना भी जतन कर लो, प्राण निकलने के नाम ही नहीं लेते। आटा खत्म हो जाता है, लेकिन ये दुश्मन पेट फिर भी भूख भूख चिल्लाने लगता है। एक सेर आटा दे दो लाला जी, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन तुम अभी तो आटा दाल लेकर गई थी, क्या सब खत्म हो गया? अभी कब लाला जी, 1.5 महीने भर पहले सेर भर आटा लिया था। उससे पहले भी एक सेर ही आटा तो दिया था। कमला ने याद दिलवाया तो लाला बोला, मतलब तुम 1.5 महीने में 2 सेर आटा खा गई? इस उम्र में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कमला। लाला ने बड़े आश्चर्य करते हुए कमला को नसीहत दी। क्या करूं लाला जी, छटाक भर आटे से दिन निकालने पर भी आटा खत्म हो ही जाता है। उसमें चौथाई टुकड़ा बेचारा झबरू भी खा लेता है। खुद के पेट का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन तू दान पुण्य दया धर्म का पल्ला नहीं छोड़ेगी। अब कौन से परलोक की पाल बांध रही है कमला? तेरा तो लोक परलोक तेरे सामने आ गया है। तेरे बेटे रवि ने मनी ऑर्डर भेजे कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं भेजो, शायद आज कल में आ जाए। आप बाकी के बचे हिसाब से सेर भर आटा दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तब तक मैं काम चला लूंगी। लाला बोला, हिसाब में बचा ही क्या है कमला? 400 में से तुम 250 रुपए का सामान ले चुकी हो। तेरी वजह से मेरा 3 सेर दूध खराब हो गया। दुलीचंद तेरे लिए पाव भर दूध रोज लेकर जाता है। कमला कहने लगी, राम कसम लाला जी, उसके बाद से मैंने दूध कभी लिया ही नहीं। तो लाला कहने लगे, मैंने कब कहा कमला कि तूने दूध लिया है, लेकिन तेरे कारण मेरा एक पाव दूध तो खराब हो गया। उसका तो हर्जाना हुआ ना। यूं तो गाय भैंस पहुंचाते वक्त छटाक भर दूध तो बछड़ा भी पी जाता है लाला जी। बछिया ऐसे कैसे दूध पी जाएगी? मैं उसके मुंह पर छिक्की बांध के रखता हूँ। और गाय के सेर सवा सेर दूध से बरकत भी कहाँ होती है। न बच्चों के मुंह में पड़े और न ही रोज के बंधी वालों को दूध पहुंचे। मैंने 15,000 खर्च करके भैंस खरीदी, तभी किसी के घर में दूध पहुंचा पाया हूँ। लेकिन लाला जी, मैंने तो छटाक भर भी दूध लिया हो तो मुझे भगवान की कसम है। हाँ, वही तो बात बता रहा हूँ। तूने तो दूध नहीं लिया, लेकिन तेरे लिए एक पाव रोज दूध मेरे घर से निकलता था, जो दुलीचंद लेकर जाता था। लड़का उसको लिए लिए फिरता था। जब वह सबका दूध पहुंचाकर फारिग होता, तब तक दोपहर हो जाती। 3 महीने से कितनी गर्मी पड़ रही है कमला, तू खुद बता। गर्मी में दूध खराब होगा कि नहीं? मेरा 3 सेर दूध बर्बाद हो गया, लेकिन तेरी हालत देखकर मैंने फिर भी अपने मन को समझाया और भगवान की इच्छा मानकर अपना नुकसान भूल गया। तेरा हिसाब बराबर हुआ, लेकिन तू फिर तकाजा करने आ गई। लाला जी, मैं तो 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार ही आटा लेकर गई थी, उसके 250 रुपये कैसे हो गए? कमला बड़ी दुखी होकर कहने लगी। एक बार मनी ऑर्डर के पैसे लेने आई तब, और फिर दोबारा आटा दाल लेकर गई। 30 रुपए का आटा और 50 रुपए की दाल हुए 80। तो 80 और 80 160, और 80 हुए 240, और बचे 10। और उसमें से 5 रुपए एक बार तो मटर और दूसरी बार गोभी लेकर गई कि नहीं? लाला, आप खुद ही 2 वक्त की आटा दाल का हिसाब बता रहे हो, फिर तीसरी बार कैसे जुड़ गया? और दाल तो आपने पहली बार ही दी थी, तीसरी बार तो मैं अब आई हूँ। वही तो अब तीसरी बार के हिसाब को जोड़ा है कमला।
मैं गाँव में दुकान खोल कर बैठा हूँ, कोई ऐसे बेईमानी करने लगा तो कौन मेरी दुकान पर आएगा? लेकिन लाला जी, गोभी, मटर, आलू, प्याज तो मैंने साल भर से कभी सपने में भी नहीं देखे। खाने की बात तो बहुत दूर की रही। आप कहीं चूक कर रहे हैं लाला जी, मैं तो बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूँ, उसने दर्द भरे स्वर में कहा। अरे राम! उसने कानों पर हाथ लगाया और क्षण भर बाद फिर बोला, चलो तेरी बात मान लूं कमला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन बही खाता तो झूठ नहीं बोल सकता। खुद देख ले उसमें गोभी और मटर लिखा है कि नहीं। मुझ पर यकीन नहीं तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा कर देख ले। मैं भी बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, आस औलाद मेरे भी है। मैं दो चार पैसे के लिए अपना ईमान क्यों बेचूंगा? आखिर मुझे भी तो भगवान को जान देनी है। तू बता मुझे, तुझे क्या चाहिए? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी। आपके हिसाब के बाकी बचे मेरे पैसे मुझे दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों? कहीं किसी दूसरी दुकान से सौदा लेने का इरादा है? नहीं लाला जी, मुझे अब किसी से कुछ भी नहीं लेना है। सोचती हूँ आटा खाने से तो पेट नहीं भरता, रुपये ही खाकर पेट भर कर देख लेती हूँ, शायद उसके बाद भी कभी भूख ही ना लगे। लगता है कमला, तू पैसे के लोभ में पगला गई है। कभी किसी को रुपये खाते देखा है? खाने के काम तो अनाज ही आता है। बड़े बड़े लखपति करोड़पति भी अनाज खाते हैं। रुपया पैसा धन दौलत हीरे जवाहरात तो सिर्फ ऊपरी चमक धमक है। धन दौलत तो मरते वक्त किसी के साथ भी नहीं जाती, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। सच कहते हो लाला जी, आपने बहुत गहरी बात कही है, लेकिन मैं रुपये खाकर मरना चाहती हूँ। आप मेरा हिसाब कर दो। ठीक है कमला, अगर तेरी यही इच्छा है तो ये ले 50, बाकी 100 रुपये खुला होने पर मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा, नहीं तो शाम तक दूलीचंद के हाथ भिजवा दूंगा। लाला ने 50 रुपये का नोट देते हुए कमला से कहा। आपकी बड़ी मेहरबानी लाला जी, भगवान आपके परिवार को हंसता खेलता और सुखी रखे, उसने आंसू छिपाते हुए कहा और 50 रुपये का नोट लेकर अपने घर आ गई। आस पड़ोस और मोहल्ले में कमला के दर्जनों देवर जेठ, भतीजे भतीजियां और नाती पोते थे, लेकिन किसी ने आकर नहीं पूछा कि वह कैसी है। उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। केवल आंगन में बैठा झबरू उसकी छटपटाहट और बेबसी देखकर रोता रहा। जब कमला को ही एक समय की सूखी रोटी मयस्सर नहीं थी, तो उसे कहाँ से कुछ खाने को मिल पाता। कमला को वे दिन याद आ गए जब 5 साल की उम्र में रवि का पिता उसे अनाथ बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया था। कमला की भी उम्र उस समय 30 से ऊपर नहीं थी, लेकिन बेटे रवि का मुंह देखकर भगवान के सहारे कमर कस ली उसने, और जहाँ कहीं भी उसे पोछे बर्तन भांडी का काम मिला, उसने बिना शर्म झिझक और मेहनत से किया। अपना पेट पालने के साथ साथ उसने रवि को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा होने लायक भी बनाया। वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पा गया और सुंदर सुशील लड़की से शादी करके शहर में आ गया। कुछ दिन बाद वह माँ को भी अपने पास ले आया। 2 साल तक कमला ने बेटे बहू की लगन और अपनी पूरी सामर्थ्य से सेवा की। बहू की खूब लाड़-चाव करके अपनी जिंदगी का सपना पूरा किया। 2 साल बाद लड़की होने पर भी कमला ने बहू के जापे में माँ जैसा प्यार दिया। बच्ची और बहू के स्वास्थ्य के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। उसने 3 महीने तक बहू को पलंग से नीचे पैर नहीं रखने दिया। उसके सोच पैखाने तक बिस्तर पर समेटा। वह बहू के लिए पंजीरी हलवा बनाकर बहुत खुश होती थी। बच्ची की मालिश करने और नहलाने में उसे तृप्ति होती और बेटे को मनपसंद खाना खिलाकर अपार आत्म संतुष्टि मिलती थी। वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। घर की साफ सफाई, बर्तन मांजने, कपड़े धोने में उसे पल भर का भी आराम नहीं मिल पाता था। लेकिन अपने परिवार को फलता फूलता और खुश देखकर वह सब कुछ भूल जाती थी। उसे खुशी थी कि भगवान ने उनकी मेहनत का उसे भरपूर फल दिया था। 30 साल के उसके विधवा जीवन का संघर्ष उसके लिए खुशियों तथा आराम का समय लेकर आया था। रवि और बहू उसे माँ कहकर कोई काम बताते तो वह झूम उठती और आधी रात को भी उठकर उनके लिए
हर काम करने के लिए तैयार रहती। आधी रात को भी चाय कॉफी बना देती। उसे गर्व होता था कि उसका बेटा बहू ने उसे कितने प्यार और अपनत्व से बुलाया है। वह पोती के रोने पर उठकर दौड़ी आती और उसे अपनी बाहों में झुलाकर नींद थकावट सब भूल जाती। उसके हृदय में ममत्व और वात्सल्य का ज्वार आ जाता। बच्ची को अपनी छाती से लगाकर उसे संसार भर का सुख तथा ऐश्वर्य मिल जाता था। इससे अधिक की उसने ईश्वर से कभी कामना भी नहीं की थी। लेकिन संसार में ऐसा कब हुआ कि हर किसी को प्यार के बदले प्यार ही मिला हो, नफरत नहीं। कम से कम उसके देखने में तो ऐसा नहीं हुआ। उसने सुना था कि रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए राजा दशरथ से जरूर छल किया और राम को वनवास दिलवाया था। लेकिन उसने भी अपने बेटे के प्यार के वशीभूत किसी के बहकावे में आकर कपट किया था। लेकिन मेरी बहू को कौन से बेटे को राजगद्दी दिलवानी थी? मैंने तो रवि को शादी होते ही उसके हवाले कर दिया था। अगर मेरे बेटे ने पगार लाकर मेरे हाथ में रख दी तो मैंने उसमें से क्या खा लिया? उसी समय तो सारी रकम झोली पसार कर बहू को सुपुर्द कर दी थी। क्या माँ बाप का इतना भी हक नहीं कि बेटे की शादी के बाद उसकी कमाई को अपने माथे से लगाकर भगवान को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद दे सके? लेकिन चंडाल ने ऐसा प्रपंच रचाया कि अगर कैकेयी भी देखती तो गस खा जाती। बैंक की सीलबंद गड्ढी में से 100 रुपये गायब हो जाना किसी जादू से कम न था। लेकिन रवि की अकल पर कैसे पत्थर पड़ गए। वह तो सब जानता था, समझता था कि सीलबंद गड्ढी में से सिर्फ 100 रुपये कैसे गायब हो जाते हैं। उसने भी आंखें नीची करके बहू की बात को सच मान लिया और चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। ऐसे सपूत से क्या उम्मीद करूं कि वह मुझे प्यार और श्रद्धा से अपने साथ लेकर आया होगा। जितने दिन में नौकरानी की तरह उनकी सेवा करती रही, उसने अपने साथ रखा। और जब उसका काम निकल गया तो मुझे बहाने से गांव में छोड़ गया। धिक्कार है ऐसे जोरू के गुलाम पर। थू तेरी अप्सरी पर, नालायक, कपूत। लेकिन बेटा, ये दिन तेरी जिंदगी में भी बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। जा, भगवान तेरा भला करे। तू दूधो नहाए और पूतो फले। तेरे घर में भी तेरे जैसा ही श्रवण कुमार पैदा हो और तुझे पलकों की छाव में रखे। मैं अब तेरे पास नहीं आऊंगी और ना यहाँ किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी। मरते मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मैं तो तेरी इज्जत आबरू के लिए यहाँ पड़ी थी, लेकिन आज भी मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला है कि मैं पूरे परिवार का पेट पाल सकती हूँ। जा बेटा, मैंने तुझे मात्र ऋण से उऋण कर दिया। अब मैं अपने ढंग से और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। क्या करूंगी और कहाँ रहूंगी? रवि, तू आखिर तक माँ की सूरत न देख पाएगा। उसकी आंखों में आंसू और गले से हिचकी निकल पड़ी। तू अपनी घरवाली के कहे में चलना और उसे खुश रखना। माँ का क्या है? माँ तो जन्म देने और अपना दूध पिलाकर पालने पोसने तक ही काम आती है। घरवाली का तो जन्म जन्म का नाता है और आखिरी सांस तक का साथ होता है। तू अपना गृहस्थी धर्म निभाना और फेरों के समय दिए वचनों का तन मन से पालन करना। आज के बाद इस अभागी माँ को कभी याद भी मत करना। भूल जाना कि माँ ने किन किन हालातों में तुझे पाल पोस कर साहब बनने लायक बनाया था। तू खूब तरक्की करके सबसे बड़ा अफसर बनना और अपनी बीवी बच्चों को खूब खुश रखना। भगवान तुझे और तेरे परिवार को सुखी और सलामत रखे। सोचते सोचते उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सिसकियों का रूप ले लिया था। आज मिले 50 के नोट को उसने अपनी धोती के पल्लू में मजबूती से बांध लिया और एक झटके से उठकर कोने में रखे लकड़ी के बड़े संदूक के पास गई। लाला से पहली बार मिले 50 के नोट उसने एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर इस संदूक में पति के और उसके खुद के कुछ नए पुराने कपड़ों के बीच छुपा कर रख दिया था। आंसू भरी आंखों और नाक से बहते स्राव को पोंछकर वह कपड़ों के बीच रखे नोट को ढूंढने लगी, लेकिन कपड़ों का छोटा सा लाल टुकड़ा उसे संदूक में नहीं मिला। 3-4 बार कपड़े उलट पुलट करने के बाद वह निराश सी सिर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर सोचने के बाद वह एक बार फिर आंखें पोंछकर उठी और एक एक कपड़ा निकालकर झड़काने लगी। छोटा सा लाल कपड़ा
कुर्ते की जेब में घुस गया था। उसने धड़कते दिल से कपड़ा निकाल कर देखा तो उसमें नोट बंधा होने का एहसास पाकर वह आश्वस्त हुई और कपड़ा खोलकर नोट निकाल लिया। उसने पल्लू में बंधा नोट और लाल कपड़ा खोलकर निकाला गया नोट एक साथ सावधानी से पल्लू में बांध लिए। संदूक के सबसे नीचे उसे गोटे से चमकता लाल जोड़ा लहंगा चुनरी नजर आया, जो उसकी शादी के समय माँ ने उसे दिया था। उसके मुंह से एक कहरा निकली। उसने डबडबाई आंखों और कपकपाते हाथों से शादी का जोड़ा उठाया और अपने माथे से लगाकर बिलखने लगी। आंगन में बैठा झबरू और वीरान पड़े चूल्हे पर दीवार के सहारे झुका नीम का पेड़ भी सिसक उठे। जिस दिन से कमला माँ का घर छोड़कर पति के पीछे पीछे इस घर में आई थी, उसी दिन से केवल दुख और तकलीफों के अलावा उसके हिस्से में कुछ नहीं था। पति के साथ वह लोगों के खेतों में मजदूरी करती और उसके मरने के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और उनके बताए सभी काम। 14 साल की उम्र में भी उसे आराम नहीं था और आज 60 साल की उम्र में भी वह उतनी ही बेबस और लाचार थी। कुछ संयत होते हुए उसने संदूक में झांका तो कोने में उसे एक और लाल कपड़ा नजर आया। पति को अर्थी पर उतारने से पहले उसके जेठ ने पति के कानों की पहनी मुर्कियां और गले में पहना हनुमान जी की छाप वाला ताबीज निकाल कर दिया था। सुहाग की निशानी के रूप में माँ द्वारा दिया गया कमला की नाक का कोका और कान की छोटी छोटी बालियों का जोड़ा भी साथ था, जो उसने लाल कपड़े में बांध कर संदूक में रख दिया था। शायद माँ ने एक जोड़ी चांदी की पाजेब भी उसे पहनाई थी, लेकिन खेतों में काम करते करते वे कब टूट गई पता ही नहीं चला। पति की कभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि वह उन्हें जुड़वा देता। माँ बाप ने ये 4 चीजें देकर उस समय शायद कुछ रुपए का कर्जा लिया हो, किंतु गांव में खूब वाहवाही लूटी थी। किंतु पति की मौत के बाद शादी की चारों निशानी उसने निकाल कर रख दी थी। उसने कपड़े के थैली में शादी का जोड़ा और पति का कुर्ता धोती तह करके रखा और आंसू भरी आंखों से झोपड़ी के दरवाजे में ताला लगाकर आंगन में आ गई। झबरू उसके पैरों में लौटने लगा। शायद वह उसके आखिरी फैसले को जान गया था। कमला ने क्षण भर बड़े प्यार से उसे सहलाया और अपनी व्यवस्था पर निश्वास छोड़कर गली में आ गई। अड़ोस पड़ोस के परिचित घरों की उपेक्षा से देखती हुई वह बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन हवा अभी भी बहुत गर्म थी। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। जानवर पेड़ों के नीचे बैठे हाँफ रहे थे। कुछ शरारती बच्चे सैतूत और बेरी के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे पक्के फल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उबलती लू गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके अपने अभिभावकों की मजबूरी का लाभ उठाकर वे चोरी छिपे यहाँ पेड़ों के साथ मारामारी कर रहे थे। कमला का संतृप्त हृदय बाहर बहती लू की परवाह किए बिना यहाँ से भाग जाने को उद्यत हो रहा था। वह तेज तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ी जा रही थी। उसका सिर धूप से उबलने लगा था, किंतु पांव रुकने का नाम नहीं लेते थे। बस स्टैंड भी सुनसान पड़ा था। छत के नीचे बेंचों पर बैठे यात्री भी अपनी गर्दन से ऊपर का भाग कपड़े से छुपाए हुए थे। कमला खड़ी खड़ी इधर उधर देखती रही, फिर छत के नीचे आकर चाय की दुकान के सामने रखी बेंच पर बैठ गई। 2 दिन से खाली पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। चाय की दुकान पर शीशे के पारदर्शी मर्तबान में बिस्कुट और लंबे लंबे फैंस नजर आ रहे थे। कमला ने 1.5 महीने से चाय नहीं पी थी। दुकानदार ने उसे मर्तबान पर नजरें गड़ाए देखा तो उसके पास आकर बोला, माई, चाय पियोगी क्या? वह तो चाय का स्वाद भी भूल गई थी। उसने सूखे गले से हाँ कहा और उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वह हाँ शब्द को उसके बिना आवाज निकले उच्चारण से ही समझ गया। उसने भट्ठी के पास रखी सिल्वर की केतली में से मिट्टी के एक कुल्हड़ में चाय भरकर पकड़ाई और उसे चाय देकर बोला, माई, बिस्कुट दूं या फैन? बिस्किट कितने का है? उसने डरते डरते पूछा। 1 आने की चाय और 2 पैसे का बिस्किट। कितने बिस्कुट दूं? फैन भी 2 पैसे का ही है। 2 बिस्कुट दे दो, उसने साहस कर कहा। कमला ने चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए तो टिमटिमाते दीपक की बत्ती जैसे तेल नहीं प्राणों से आर्द्र हो गई थी। उसने साड़ी के पल्लू से खोलकर 2 में से 50 का एक नोट उसे दिया और शेष शेष मिले रुपये
अपने बाकी के नोट के साथ पल्लों में कसकर बांध लिए। तभी एक बस आकर रुकी तो यात्रियों में कुछ हलचल हुई। बस से उतरी यात्रियों को देखकर एक दो रिक्शा वाले भी घंटी टनटनाते हुए वहां आ पहुंचे। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बीड़ी पीने लगा और कंडक्टर चिल्ला चिल्लाकर रूट के विभिन्न विभिन्न गांवों के नाम पुकारने लगा। कमला ने अपने गांव का नाम सुना तो वह भी आकर बस में बैठ गई। गिनती की ही सवारियां थी बस स्टैंड पर। धीरे धीरे सवारियां बस में बैठने लगी, लेकिन कंडक्टर उतनी सवारियों से संतुष्ट नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि इसके बाद दूसरी कोई बस नहीं आएगी। अगर कोई मुसाफिर चूका तो उसे रात भर स्टैंड पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन वह चिल्लाता रहा। वहां कोई भी पीछे रहने वाला था ही नहीं। ड्राइवर ने बीड़ी का आखिरी कस खींचकर अपनी सीट संभाली और कंडक्टर यात्रियों की उम्मीद में बस के दरवाजे पर खड़ा गांव के नाम पुकारता रहा। काफी दूर जाने के बाद उसने टिकट काटना शुरू किया। कमला ने टिकट ली और अपना थैला गोद में रखकर उसके गांव की ओर जाने वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते को धुंधलाई आंखों से देखने लगी। 2 ढाई घंटे तक खेतों में से बसे पूरे पुरों ढाणियों और गांवों की सवारियां उतारती एक पूर्वे के पास जाकर रुक गई। कंडक्टर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की कि बस के आगे का बल्ब टूटा हुआ है। अंधेरे में बस अब आगे नहीं जा सकेगी। आखिरी गांव नजदीक ही है। सवारियां उतरकर अपने घर चली जाएं। बस में कमला के अतिरिक्त एक अधेड़ यात्री भी बचा था, जो नीचे उतरकर एक दिशा में टिमटिमाते प्रकाश की ओर बढ़ गया। कमला को भी मजबूरन उतरना पड़ा। खेत में खड़ी फसल और घास को रौंदती हुई वह जिस रास्ते आई थी उसी पर वापस चली गई। कमला 2 झोपड़ों के पूर्वों के पास खड़ी अपने गांव का रास्ता पहचानने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन वर्षों बाद इस इलाके में आई कमला को दिशा भ्रम हो गया था। जिन खेतों में उसका बचपन बीता था, आज वही उसकी पहचान में नहीं आ रहे थे। वह अंधेरे में अंदाजा लगाती हुई कुछ आगे बढ़ी तो एक औरत झोपड़े से निकलकर उसकी तरफ आई। वह उसे देखकर खड़ी रह गई। कुछ देर बाद उसने उत्साहित स्वर में कहा, तुम आ गई माँ। मैं अष्टमी की कढ़ाई करके भोर के तड़के से बैठी तेरी बाट जो रही थी। पड़ोस की दोनों कन्या उल्टी दस्त से बावली हुई पड़ी हैं। उन्होंने भी भोग नहीं लगाया। पण माँ, मेरा व्रत खुलवाने तो खुद चल कर आ गई। मेरे तो भाग खुल गया। आ माँ भीतर आ, मेरा मर्द भी भूखा बैठा से। आजा माँ। वह कमला को झोपड़े में ले आई। उसका घर वाला उसे देखते ही उठा और उसके पैरों में लौट गया। माँ के उपासक पति पत्नी की उम्र मुश्किल से 30-40 साल की रही होगी, लेकिन भूख और बेकारी में कमला से भी बूढ़ी जान पड़ रही थी। वे कंकाल स्वरूप मजदूर कमला को साक्षात देवी मानकर उसकी पूजा अर्चना कर रही थी। उन्होंने उसे जंगली घास के आसन पर बैठाकर पहले चरण पखारे और फिर चूल्हे की आड़ में टिमटिमाता दिया सिल्वर की थाली में रखकर उसकी आरती उतारी और लाल मिट्टी से तिलक किया। उसके बाद उसे उबले काले चने और गेहूं की लापसी का भोग लगाया। कमला ने 2 दिन में केवल बस स्टैंड पर एक कप चाय के साथ 2 बिस्किट खाए थे। वह लोने चने और लापसी भर पेट खाकर तृप्त हो गई। उसकी भूख से छटपटाती आत्मा ने गदगद होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। पति पत्नी ने माता के चरण स्पर्श कर अपना उपवास खोला और वहीं झोपड़े में घास के आसन पर अपनी धोती बिछाकर माँ को सुला दिया और भोजन के पश्चात वे भी वहीं एक कोने में जमीन पर लेट गए। थकावट से भरपेट भोजन मिलने के कारण कमला की आंखों को बोझिल बना दिया था। लेटती ही वह गहरी नींद में सो गई। सुबह सवेरे आंख खुलने पर उसे लगा कि वह जिंदगी में पहली बार सोई है। ऐसा सुख तथा शांति उसे कभी नसीब ही नहीं हुई थी। वह अपने शरणदाताओं के निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा भाव और आतिथ्य से उनके प्रति नतमस्तक हुई जा रही थी। 60 साल के अपने संघर्षपूर्ण जीवन में उसे आज से पहले इतने उत्साह तथा खुशी का अनुभव कभी भी नहीं हुआ था। आज उसे समस्त संसार हंसता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। सुबह उठकर उसने बताया कि वह उनके पड़ोस के गांव की बेटी है और जिंदगी से हार थक कर फिर अपनी जन्मभूमि में लौटी है। यदि बस उसे उसके गांव में ही पहुंचा देती
तो शायद वह उनके घर का अन्न जल ग्रहण न कर पाती। यह माता का चमत्कार है कि आपकी आस्था और अटूट विश्वास से खुश होकर माता ने मुझे यहाँ शरण देने और तुम्हारी सच्ची भक्ति से अपने रूप में मेरी भूखी आत्मा की सेवा करने का मौका दिया। माता की माया अपरंपार है। वह अपने भक्तों का इसी तरह उद्धार करती है। शेरा वाली माता, तेरी सदा जय हो। कमला ने भोजन तथा आश्रय देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। अपना घर, गांव देखने की उमंग में उसके पैर अपने आप ही उठ रहे थे। गांव ज्यादा दूर नहीं था। वह कल्पनाओं में डूबी कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सगा कोई भाई न था, इसलिए उसका पीहर बहुत पहले ही छूट गया था। उसे अपनी घर गृहस्थी से भी कभी समय ही नहीं मिलता था। रवि के पिता के साथ शुरू शुरू में वह एक दो बार माँ पिता से मिलने आई थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद बेटे की परवरिश में उसका सबसे नाता टूट गया था। केवल वह, उसका बेटा और काम ही उसके जीवन का लक्ष्य रह गया था। वर्षों पश्चात उसने अपने बचपन के घर आंगन को देखा तो उसकी आंखें भर आई। पल भर में ही उसकी बचपन की यादें उसके सामने घूम गई। घर का फूस उड़ गया था और आश्रय को फटी पुरानी बोरियों के टाट डालकर फसू बांधने लायक बनाया हुआ था। एक तरफ मिट्टी की कच्ची दीवार तथा दूसरी ओर फूस की टाटी बंधी थी। अरे कमला जीजी, तू अचानक कहाँ से उतर आई? सामने के आंगन में बुहारी निकालती महिला ने चौंकते हुए लगभग चिल्लाकर कहा और बुहारी हाथ में पकड़े ही उसके पास आ गई। चांद भाई, कैसी जीजी तू? कमला ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। मैं तो जैसी हूँ तेरे सामने हूँ, लेकिन तू बिना चिट्ठी पत्री की अचानक यहाँ किसके साथ आ गई? साथ कौन किसका करता है जीजी? तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल दी। अब मैं भी तेरे साथ ही रहूंगी। क्यों? रवि ने घर से निकाल दिया? चांद भाई, मुझे रवि क्यों निकालेगा? वह तो बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन बड़े बड़े शहरों में मेरा जी नहीं लगता। तुम सब मेरे साथ की हो, इसलिए। और गांव में मोटर गाड़ियों का हो हल्ला भी नहीं है। तू भी तो किशोरी के साथ बड़े शहर में रही ना? किशोरी भी बहुत बड़ा अफसर है। फिर तू क्यों शहर छोड़कर गांव में आ गई? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यही रोकते हैं। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।